हेलो एस्पिरेंट एंड ग्लैड टू सी यू ऑन भारती फौज यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सिंधु सभ्यता को पहले ही कवर कर चुके हैं, आज हम वैदिक सभ्यता और मगध महाजनपद को कवर करेंगे। मगध महाजनपद को हम दो पार्ट में अलग अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में वैदिक सभ्यता के साथ तथा सेकेंड पार्ट में बचा हुआ गुप्त वंश और क्वेश्चन आंसर सेट। आप इस वीडियो को जस्ट एक मूवी की तरह देखें और इसे पहली बार में याद करने की कोशिश ना करें। मैंने इसे बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई किया है तथा नेक्स्ट टाइम जब भी आप देखें आप इसे याद कर सकते हैं, फिर आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। तो अभी तक हमने बात की 5000 साल पहले की। अब वैदिक सभ्यता की हम बात करेंगे। यह लगभग 3200 साल पहले की बात है, या 1500 से 1600 ईसा पूर्व की। अब सबसे पहले भारत में ईरान के लोगों ने आक्रमण किया, जो मध्य एशिया से आए थे। इन्होंने भारत के मूल निवासियों को युद्ध में पराजित कर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इनके द्वारा जो सभ्यता विकसित हुई उसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, तथा यह भी हमें पता लगा कि इनकी सभ्यता ग्रामीण थी तथा इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इस सभ्यता में लोहे के अवशेष भी प्राप्त हुए। इसका मतलब कि वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हो चुकी थी। वैदिक सभ्यता के लोगों का जो महत्वपूर्ण पशु था वह घोड़ा था, तथा इन्हें कवच तथा शस्त्रों का भी ज्ञान था। अब हम यह जानते हैं कि इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता ही क्यों पड़ा। तो वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी पूरी ही जानकारी हमें सिर्फ वेदों से ही प्राप्त होती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिन वेदों से हमें इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है वह वेद उस समय लिखे ही नहीं गए थे। तो वैदिक सभ्यता में होता क्या था? तो इस सभ्यता में लोग अपनी सभ्यता की जानकारी मौखिक रूप से यानी बोलचाल की भाषा से एक दूसरे को देते थे। इस तरह से वैदिक सभ्यता हमारे बीच आई। तो आइए अब वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं। वैदिक सभ्यता में जो हम आर्यंस जो मध्य एशिया से आए थे, इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऐसा हमने पिछली स्लाइड्स में भी देखा। तो भारत में जो कि कुछ वेद थे, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत में वेदों की संख्या 4 है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। अब हम सभी वेदों को समझ लेते हैं। ऋग्वेद, इसके बारे में इसमें ईश्वर की महिमा को व्यक्त किया गया है। यह सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे पुराना वेद है और इसे संस्कृत भाषा का जनक भी माना जाता है। गायत्री मंत्र रचना ऋग्वेद से प्राप्त की गई है। किससे प्राप्त की गई है? ऋग्वेद से प्राप्त की गई है गायत्री मंत्र की रचना। ऋग्वेद में 10 मंडल व 1028 सूक्त हैं। सामवेद की बात करते हैं तो इसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। वहीं यजुर्वेद में इसमें कृष्ण की उपासना का उल्लेख है तथा बलिदान की भावना को व्यक्त किया गया है। अगर मैं बात करूं अथर्ववेद की, तो यह सबसे ही आधुनिकतम वेद है और जादू टोना टोटका अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद में ही औषधियों का भी उल्लेख है। आइए अब कुछ जनरल पॉइंट्स को देख लेते हैं। इनमें से फर्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अग्निवीर वायु, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसे आप देख लें। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद नामक उपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या 18 है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। पुराणों की संख्या 18 था, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। ये दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आपकी नॉलेज के लिए आप इसे रख सकते हो। तो यहाँ से वैदिक सभ्यता का अंत होता है। वैदिक सभ्यता के पहले हमने सिंधु सभ्यता को देखा और यह जाना कि वह एक शहरी सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। शहरी से हम ग्रामीण की तरफ शिफ्ट हुए, तब फिर हम ग्रामीण से शहरी सभ्यता की तरफ शिफ्ट हुए और अब भारत को 16 महाजनपदों में विभाजित कर दिया गया। इनमें सबसे शक्तिशाली राज्य मगध है तथा सबसे बड़ा राज्य अवंती उज्जैनी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो हम अब ये जानते हैं कि मगध सबसे शक्तिशाली राज्य क्यों था। मगध के दोनों ही तरफ से नदियां बहती थी, जिसके कारण वहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ तथा एग्रीकल्चर वहाँ का बहुत ही अच्छा था। और विंध्याचल श्रेणी अवंती तथा मगध से होकर जाती थी, जिसकी वजह से मगध के लोगों को जंगल से लकड़ियां तथा युद्ध में उपयोग करने के लिए जानवर भी मिल जाते थे। अगर हम इन 16 महाजनपदों की बात करें तो इन 16 के 16 जनपदों पर सिर्फ एक ही सम्राट ने राज्य किया था, वो थे सम्राट अशोक। तथा युद्ध के लिए सबसे पहली बार हाथियों का प्रयोग मगध राज्य ने ही किया था। किसने किया था? तो मगध राज्य ने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का उपयोग किया था।
तो अब हम जानते हैं मगध के राजवंश तथा राजाओं के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मगध पर राज हर्यक वंश ने किया था, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे। उसके बाद नागवंश आता है, जिसके संस्थापक शिशुनाग थे। उसके बाद नंदवंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, कर्णवंश, सातवाहक वंश तथा गुप्त वंश। इन सारे वंशों में सिर्फ 2 ही वंश हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, मौर्य वंश तथा गुप्त वंश। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस हर्यक वंश तथा नंद वंश से ही पूछे जाते हैं, तो इनको भी हम पढ़ेंगे। इनका कालक्रम आप जरूर याद कर लें, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मगध की सबसे प्राचीन राजधानी क्या थी। तो मगध की सबसे प्राचीन राजधानी गिरिब्रिज राजगृह थी, इसे भी आप याद रखें। इस लेक्चर में हम मौर्य वंश तक कवर करेंगे तथा नेक्स्ट लेक्चर में शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहक तथा गुप्त वंश की बात करेंगे। मौर्य वंश तक आपको हर्यक वंश तथा नंद वंश पढ़ना है। नागवंश के बारे में आप सिर्फ इतना जान लो कि इसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी, और मौर्य वंश को हम डीप में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश, जिसकी संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसकी मृत्यु इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। इस अजातशत्रु की मृत्यु उदयन ने की थी। इसी उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं नंद वंश की। नंद वंश के संस्थापक महापद नंद थे। इस वंश के समय मैसेडोनिया के सरदार सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। इसी समय झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध विदस्ता का युद्ध सिकंदर तथा पौरव यानी कि पौरस राजा पौरव के बीच लड़ा गया, जिसमें सिकंदर पौरव के पराक्रम से अत्यंत प्रभावित हुआ, जो हाइडेस्पीन के युद्ध के नाम से जाना जाता है तथा इसे ही वितास्ता का युद्ध भी कहते हैं। इस हाइडेस्पीन के युद्ध में पोरस की पराजय हुई तथा सिकंदर की जीत हुई। सिकंदर वापस जाते समय बेबीलोन में उसकी ज्वर की वजह से मृत्यु हो गई। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था तथा इसी घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो अब बात करते हैं मौर्य वंश की। इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था। चाणक्य का वास्तविक नाम कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त भी था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में राजनीतिक संबंधों की बातों का उल्लेख किया। अगर मैं बात करूं मौर्य वंश पर हुए आक्रमणों का, तो जो मुख्य आक्रमण है उनमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया। इस सेल्यूकस निकेटर के राजपूत का नाम मेगस्थनीज था और इसी मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछा गया है। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 महाजनपदों पर कब्जा किया तथा इस पर राज किया। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पट थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था तथा चंद्रगुप्त मौर्य की श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान मृत्यु हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक बिंदुसार बना। बिंदुसार जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार को अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार के नाम से भी जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और इसने अशोक को विद्रोह समाप्त करने के लिए भेजा। अशोक ने विद्रोह को शांत किया तथा वहां के लोगों का प्रेम और विश्वास भी जीता। बिंदुसार ने भारत के 10 महाजनपदों पर राज किया तथा अब अगला शासक अशोक बनता है। अशोक पूरे मौर्य वंश का सबसे महाप्रतापी शासक था। सिर्फ अशोक ने ही पूरे 16 महाजनपदों पर राज किया। अशोक देवानामप्रिय के नाम से विख्यात था। इसको पूरे मौर्य वंश में सबसे महाप्रतापी शासक माना गया। इसके शासनकाल में शिलालेखों का प्रचलन बढ़ा। इन शिलालेखों की खोज सबसे पहले 1750 में फैनथिलर ने की। किसने की? फैनथिलर ने। और सबसे पहले 1837 में इसको जेम्स प्रिसेप ने इन शिलालेखों को पढ़ा था। 1837 में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था तथा 1750 में फैनथिलर ने इसकी खोज की थी। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, किसने पढ़ा था क्वेश्चन पूछा जाता है तो पा से प्रिसेप एंड पा से पढ़ा, तो जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था और फैनथिलर ने खोज की थी। प्रारंभ में अशोक जैन धर्म का अनुयायी था जैसा कि बिंदुसार था, लेकिन बाद में कलिंग में हुई अत्यधिक मारकाट के बाद इसने शस्त्रों का त्याग कर दिया और इसने गौतम बुद्ध के शिष्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। किससे?
उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अब यहाँ से मौर्य वंश समाप्त होता है। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं, जहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? आंसर है अर्थशास्त्र। कलिंग युद्ध 261 बीसी में जो हुआ था, पर विजय प्राप्त करने के बाद अशोक ने कौन से धर्म को अपना लिया था? तो वह बुद्ध धर्म था। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो विशाखदत्त हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन थी? तो प्राकृत थी। लिपि कौन सी थी? तो ब्राही थी। अब इन दोनों को ध्यान से देख लें। भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राही है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 बीसी पर किया। अब हम देख लेते हैं कि रूलर तथा उनके अनदर नेम, जो उनके कुछ दूसरे नाम भी होते थे। तो हमारा पहला है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोक्रॉट्स भी कहते हैं। बिंदुसार को अमित्रघात, भद्रसार तथा वारिसार के नाम से भी जाना जाता है। अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। चाणक्य को कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त कहते थे। आप इन वंश को तथा इनके कालक्रम को, जैसे कि मौर्य वंश में पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर आखिरी बृहद्रथ था, तो इनको क्रमवार याद रखें। यही एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे गुप्त वंश को तथा क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे। तो अगर यहाँ तक आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक दबाइए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि अच्छे ऐसे कंटेंट आप सब तक पहुंचते रहें, तथा बेल आइकन भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।